So दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम। दिस इज बिकॉज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे जो हमारे पास बचा हुआ 4.5 से 5 महीने का समय है एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होने में, उतने टाइम के लिए हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हमारा ग्रेड डी या ग्रेड सी स्किल टेस्ट में सिलेक्शन या क्वालिफिकेशन सिक्योर हो जाए। ओके, अक्टूबर मिड या अक्टूबर लास्ट में सीबीटी हो जाएगा, तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 महीने का समय है सीबीटी के लिए। सीबीटी के होने के 7 से 15 दिन में आंसर की रिलीज करता है एसएससी। उसके बाद 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने बाद फिर स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। तो ऐसा अगर हम लोग मान के चले तो हमारे पास 5 से या मैक्सिमम 5.5 महीने का समय है स्किल टेस्ट होने में। तो इन 5 से 5.5 महीने में वो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू सिक्योर आवर क्वालिफिकेशन इन द स्किल टेस्ट। ओके, वीडियो के शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। नंबर 1, हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के बारे में आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि मैं कभी हिंदी स्टेनोग्राफर्स के बारे में नहीं बोलता। आप बात को समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफी हो या हिंदी स्टेनोग्राफी हो, बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो स्टेनोग्राफी के सेम होते हैं। जो एरर्स आपको यहाँ नहीं करनी वही एरर्स आपको हिंदी स्टेनोग्राफी में भी नहीं करनी है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके मदद से हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हैं अलॉन्ग विद कीपिंग अवर एरर लिमिट इन चेक, वही सारे मेथड हमको हिंदी स्टेनोग्राफी में भी अप्लाई करने पड़ते हैं। द ओनली थिंग इज बिकॉज मैं खुद इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूं तो इसलिए मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपको बातें बताना ज्यादा प्रेफर करता हूं, बट इट डजंट मीन कि ये सारे मेथड्स हिंदी स्टेनोग्राफी में अप्लाई नहीं हो सकते। सो द लैंग्वेज डज नॉट एट ऑल मैटर। आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी लैंग्वेज से आपने स्टेनोग्राफी सीखी है या सीख रहे हैं, आप ये सारी ही प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हो उसमें। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो हमारे पास बचा हुआ समय है, एक बात और, आज से 3-4 साल पहले वाले जो बैचेस थे उसमें काफी समय मिल जाता था स्किल टेस्ट के लिए, हो सकता है 7 से 8 या कई बार 9 महीने का समय भी मिल जाता था। बट नाउ रिसेंटली अब ऐसा नहीं होता है। एसएससी का स्किल टेस्ट जो होता है वो सीबीटी के रिजल्ट के 1.5 से 2 महीने में हो जाता है। ठीक है, तो हम वही पैटर्न मान के चलेंगे और उसी हिसाब से हम लोग ये फिगर आउट कर रहे हैं कि हमारे पास 4.5 से 5 महीने का वक्त है। अब दोस्तों जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ये हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर क्या अगर अभी हमने स्टेनोग्राफी शुरू की है सीखना तो हम स्किल टेस्ट आने तक इतने अच्छे हो सकते हैं कि ग्रेड सी का स्किल टेस्ट या एटलीस्ट ग्रेड डी का स्किल टेस्ट क्लियर कर लें? द ऑनेस्ट आंसर इज नहीं, आप नहीं हो सकते। अगर आपने आज स्टेनोग्राफी सीखना शुरू किया, आज अगर आपको पता चला कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, तो 4 से 5 महीने में आप इतनी स्पीड नहीं ला सकते कि 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का डिक्टेशन आप, जो कि 10 मिनट तक दिया जाएगा, उसको आप क्लियर कर लें विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ टाइपिंग। उसका रीजन दोस्तों ये है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी इज नॉट एट ऑल अबाउट, और to be honest, very little about your intelligence, your grasping ability or your IQ. It has more to do with the way you practice, your consistency, your perseverance. Okay, मसल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, आपको वही चीज अक्रॉस द टाइम करनी है, अक्रॉस अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम करनी है, तब जाके आप उतने अच्छे बनते हो कि आपकी शॉर्ट हैंड लिखने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होने की 3 स्टेजेस होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। स्टेनोग्राफी में जब आप अच्छे हो जाते हो तो जो प्रोसेसिंग स्टेज है ना वो चली जाती है, फिर उसका कोई काम नहीं रहता है। आप कुछ सुनते हो और आपका हाथ बिना कुछ सोचे समझे, बिना पीस ऑफ माइंड अप्लाई करे, उस चीज को स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड के फॉर्म में कॉपी पे उतार देता है। दिस इज व्हाट स्टेनोग्राफी इज ऑल अबाउट। ओके, सो वो काम करने में आप खुद भी समझ सकते हो, जो लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उन लोग को भी पता होगा, मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा आपको। 9 से 10 महीने का समय एटलीस्ट लगता है उस लेवल पे आने के लिए जहां आप एटलीस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में, जो कि यहाँ पे ग्रेड डी के लिए, ग्रेड डी स्टेनोग्राफर की रिक्विजिट डिमांड होती है, उसको अचीव करने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने का समय आपको चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कोचिंग की। क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है स्टेनोग्राफी सीखने के लिए? द आंसर इज यस। और फिजिकल क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरा सजेशन, मेरा अपना इंडिविजुअल सजेशन यही रहता है कि अगर आपने अभी अभी स्टेनोग्राफी सीखी है तो जब आपका बेसिक पीरियड चल रहा है, जब आप बेसिक सीख रहे हो स्टेनोग्राफी की, जो बेसिक किताब है उसको कवर कर रहे हो, तब तक के लिए आप जरूर से जरूर किसी फिजिकल क्लासेस में इनरोल करिए अपने आप को, और बेसिक्स आप किसी क्लासेस से ही सीखिए। बेसिक्स खुद से सीखना इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। होता उसमें क्या है, आप कई सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करोगे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीचिंग द मैगजीन एट द अर्लीस्ट, तो उसमें आप बेसिक्स में काफी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करोगे।
वंस यू कॉम्प्रोमाइज दोज थिंग्स, फिर आगे चल के जब स्पीड बढ़ाने की बात आती है तब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स। वो तभी होता है क्योंकि उन्होंने बेसिक्स काफ़ी अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। ओके, तो मेरा सजेशन यही रहता है कि बेसिक्स में आपको अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो आप लगाइए, बट बेसिक्स को अपनी अच्छे से कंप्लीट करिए क्योंकि वही आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड जो सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने अभी अभी अपनी बेसिक बुक खत्म की है। सपोज करिए अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफर की आप तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर अभी अभी पिटमैन खत्म की है, पिटमैन की जो इंस्ट्रक्टर वाली किताब होती है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है वो खत्म की है, तो अभी से लेके क्या आप स्टेनो स्किल टेस्ट तक इतने अच्छे बन सकते हैं कि आप ग्रेड डी स्किल टेस्ट क्लियर कर सकें? देखिए दोस्तों, ग्रेड सी स्किल टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी 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 चैलेंजिंग। ठीक है, इतने कम समय में नॉनदलेस ग्रेड डी स्किल टेस्ट क्लियर हो सकता है अगर आप अगर हम ये मान के चले कि आपकी जीरो की स्पीड है बट आपने बेसिक्स को अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बेसिक कंप्लीट करने का ये भी मतलब है दोस्तों कि पिटमैन की किताब में आपने एटलीस्ट एडवांस फ्रीजियोग्राफी चैप्टर तक पढ़ाई कर ली है, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आप रेगुलरली उसका रिवीजन करते आए हो। तो अगर आप आज से शुरू करते हो तो डेफिनेटली आप ग्रेड डी स्किल टेस्ट क्लियर कर सकते हो टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एक्चुअल एग्जामिनेशन। ओके, फिर थर्ड सेगमेंट पे वो स्टूडेंट आते हैं दोस्तों जिन्होंने मैगजीन बेसिक किताबें पूरी कर ली, वो मैगजीन भी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है वो अनसीन भी लिखने शुरू कर दिए हों, बट ड्यू टू वन रीजन और अदर उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो 60-70 तक आ गए हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, या जो 80-90 पे आ गए वो 100 को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जब कर रहे हैं तो उनकी स्पीड बहुत अच्छे से बन नहीं रही है, अगर बन रही है तो अपना ही लिखा हुआ वो बार बार नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से, पढ़ भी ले रहे हैं तो उनकी बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर उसको ट्रांसक्रिप्शन के टाइम बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, स्ट्रोक्स बड़े बन रहे हैं, स्ट्रोक्स एडवांस फ्रेजेस के हिसाब से नहीं बन रहे हैं। अगर ये सारी दिक्कतें हैं दोस्तों तो उसके लिए भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सेकंड सेगमेंट के स्टूडेंट्स को डिस्कस करेंगे, वो स्टूडेंट जिनकी स्टेनो की बेसिक बुक कंप्लीट हो चुकी है और वो अब शुरू कर रहे हैं अपनी मैगजीन। ओके, थर्ड सेगमेंट के बच्चों के लिए इमीडिएटली इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, बिकॉज एक ही वीडियो में आपको भी पता है सारी बातें बताना इज इम्पॉसिबल। ओके, अदरवाइज 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी और उसका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। तो अगर सेकंड सेगमेंट के बच्चों से हम लोग शुरुआत करें दोस्तों, देखिए आपने अपनी बेसिक कर ली है, आपको करना यह है, सपोज करिए आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं, आपको करना यह है कि आप कैलाश टंडन मैगजीन परचेज करिए। 24 वॉल्यूम्स आते हैं इस मैगजीन के, हर मैगजीन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं। सारे वॉल्यूम्स करना इंपॉर्टेंट होता है बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि जब आप सारे वॉल्यूम्स कर लोगे तभी आप स्टेनो के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10-12 वॉल्यूम भी अगर आपने किए हैं बट बहुत अच्छे से किए हैं तो आप यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट टू क्लियर द एग्जाम। तो आपको करना ये दोस्तों, आप बिल्कुल अभी रॉ है, आपने जस्ट अभी अपनी बेसिक कंप्लीट की है, आप स्टेनोग्राफी कैलाश टंडन मैगजीन का फर्स्ट मैगजीन लीजिए, मैगजीन नंबर 1। मैगजीन नंबर 1 का ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 लीजिए, कुछ इस तरह आपको दिखेगा। एक साइड में इंग्लिश पैसेज लिखा होता है, 400 वर्ड होते हैं, एक्चुअली एक ट्रांसक्रिप्शन में 840 वर्ड होते हैं बट एक पेज में 400 वर्ड लिखे होते हैं। उसके ठीक बगल में उसका शॉर्ट हैंड का वर्जन लिखा होता है। आपको दोस्तों करना ये है, बस एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपको करना ये है, जो शॉर्ट हैंड वाला पोर्शन है उसको कवर कर दीजिए। ओके, जो इंग्लिश वाला पोर्शन लिखा है आप उसको अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, शॉर्ट हैंड की, थोड़ी मोटी बनाइएगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी मोटी नोटबुक बनाइए, आप अपनी फेयर नोटबुक बनाइएगा, उसमें जो भी इंग्लिश में लिखा है पैसेज उसको आप शॉर्ट हैंड में लिखिए। आपने अपनी बेसिक्स में जिस तरह भी शॉर्ट हैंड सीखी है, जो भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसको कॉपी में अपने लिखिए। जब आप एक बार लिख दे उसको, कैलाश टंडन बंद करिए और जो कुछ भी आपने लिखा उसको पढ़िए एक बार, और आप ये देखिए कि क्या आप अपने लिखे हुए स्ट्रोक्स पढ़ पा रहे हैं या नहीं। जो भी स्ट्रोक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं आप सिंपली उसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आप उसका बार बार रिवीजन कर सकें। याद रखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफी में अपना ही लिखा हुआ इंसान नहीं पढ़ पाता है, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आपके स्ट्रोक्स इस तरह से होने चाहिए कि आप अभी अपना लिखा हुआ स्ट्रोक अभी आधे घंटे बाद पढ़ें या 10 महीने बाद पढ़े, आप हमेशा पढ़ सके उनको, और वो तब होगा जब आप अपनी ही लिखावट की बार बार रीडिंग करेंगे, एफिशिएंट रीडिंग करेंगे, जो कि इंसान एक्चुअली नहीं करता है। ओके, तो आपने उसको पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन को, सॉरी अपना लिखे हुए शॉर्ट हैंड को पढ़ लिया। आपने जो कुछ भी गलतियां आपको मिली आप उसको अपने दिमाग में रखिए, कहीं लिख लीजिए। जो स्ट्रोक्स आपके गलत बने या जिनको आप नहीं पढ़ पा रहे उनको आप अंडरलाइन करिए। अब इतना काम हो जाने के बाद आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है और कैलाश टंडन में जो शॉर्ट हैंड लिखी हुई है उस पैसेज की, उन दोनों को कंपेयर करिए। जब आप दोस्तों कंपेयर करेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि काफी सारे फ्रेसेस तो उसमें अलग बन रहे हैं,
या उन्होंने काफ़ी सारे फ्रेजेस को कंबाइन करके लिखा है। और वही चीज़ है जो हमको सीखनी है, क्योंकि कंबाइन करके लिखेंगे जब आप बिना पेन या पेंसिल उठाए लिखेंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। ओके, तो काफ़ी सारे बड़ी बड़ी चीज़ों को वो एब्रिज्ड या कर्टेल्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसी से हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। अब सपोज करिए कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन। ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन एक ऐसा फ्रेज है जो 1,00,000 बार आपकी स्टेनोग्राफी जर्नी में यूज होगा। ओके, ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन को हो सकता है आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्टेनोग्राफी नॉलेज के हिसाब से, जो कुछ भी आपने बेसिक्स में सीखा हो उसके हिसाब से आप ऑनरेबल अलग लिखें, मिस्टर अलग लिखें, चेयरमैन अलग लिखें। बट कैलाश चंद्रा मैगजीन में इन तीनों फ्रेसेस को कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेज बना होगा, ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन। ठीक है, वही चीज हमको सीखनी है। अब आपको करना क्या है, आपको एक नया फ्रेज मिल गया, एक नया एडवांस फ्रेज मिल गया कि कैसे इतने तीनों वर्ड को कंबाइन होकर एक सिंगल फ्रेज बना। आपको उसको एक जो आपने जिस नोटबुक में आपने ट्रांसक्रिप्शन लिखा था उसी के पीछे वाले पेज में अपने ट्रांसक्रिप्शन को रिलेट करते हुए वो फ्रेज सिंपली लिख देना है। आपको लिखना ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन और फिर वो किस हिसाब से बनाया गया है कैलाश चंद्रा में वो लिखना है। ऐसे ही करते करते आपको स्टार्टिंग में कम से कम नहीं तो 40 से 50 फ्रेजेस मिलेंगे। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, आपको समय लग सकता है लेकिन 40 से 50 फ्रेजेस मिलेंगे। वो सारे फ्रेजेस को आप नोट डाउन करिए। फ्रेजेस ओवर द टाइम रिपीट होते हैं शॉर्ट हैंड में, नोट डाउन करिए, उसका बार बार रिवीजन करिए। जब आप 3-4 बार उसका रिवीजन कर दें, अब आपको फिर से एक बार शॉर्ट हैंड उसकी कैलाश चंद्रा का शॉर्ट हैंड कवर करना है, उसी पैसेज सेम पैसेज की बात कर रहा हूं, और फिर से एक बार इंग्लिश को देखते हुए अपनी कॉपी में उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। लेकिन द ओनली डिफरेंस इस बार आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपने एडवांस फ्रेजेस उसमें पढ़े थे उसका आप यूज करें यहाँ पे, अदरवाइज सारा पर्पस जो है वो अनसर्व्ड रह जाएगा। तो आप एडवांस फ्रेजेस की मदद से उसको लिखिए। जहां जहां आपको डाउट हो रहा हो पेज पलटिए, जो ग्लॉसरी आपने बनाए थे आप उसको देख के लिखिए, बट एडवांस फ्रेजेस में लिखिए। जब एक बार एडवांस फ्रेजेस में आप लिख लें, पूरा पैसेज कंप्लीट कर लें, अब एक बार फिर से उसकी रीडिंग करिए। तो ये सेकंड रीडिंग हो गई आपकी। तो यहां पे आपका एक पैसेज का काम पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपने टाइपिंग नहीं की। सर क्या पहले दिन से ही टाइपिंग करना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइपिंग 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 इज द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। स्टेनोग्राफी का मतलब ही होता है शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग। अनलेस यू टाइप व्हाट यू हैव रिटन इन शॉर्ट हैंड, द पर्पस ऑफ स्टेनोग्राफी इज इनकम्प्लीट। ठीक है, काफी सारे बच्चे दोस्तों मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं शॉर्ट हैंड में, दे आर लाइक राइटिंग एट द स्पीड ऑफ 100 और 110, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन रुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टाइपिंग को बहुत इग्नोर किया। वो काम हमें नहीं करना है यार। आप खुद समझो, पूरा प्रोसेस जो होता है उसमें टाइपिंग तो करनी ही है। SSC has nothing to do with what you have written in the paper as the shorthand, okay? उससे SSC को कोई मतलब नहीं है, unless कि आप कुछ ब्लंडर कर दे और इतना लॉन्ग हैंड में चीजें लिख दे जो कि कॉन्स्पिक्यूअसली विजिबल हो। इतना नहीं करना है, अदरवाइज SSC को कोई मतलब नहीं है कि क्या आपने लिखा है पैड पे। ऑल SSC हैज टू डू विद इज द फैक्ट, इज द थिंग्स यू हैव रिटन ऑन द पेपर और यू हैव ट्रांसक्राइब्ड ऑन द पेपर। जो प्रिंट आउट निकल के आता है SSC उसी को चेक करती है, उसी को इवेल्युएट करती है, उसी के बेसिस पे आपका क्वालिफिकेशन या नॉन क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करती है। समझ गए होंगे आप बात। तो इस तरह से आपको शुरुआत करनी है दोस्तों। एक दिन में एक ट्रांसक्रिप्शन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विथ टाइम चूंकि आपको नए नए जो फ्रेजेस है वो कम मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप एक दिन में 2 करिए। आप ये मान के चलिए इस स्पीड में आप शुरू के 1 महीने में वो 1 मैगजीन करेंगे। समय लग रहा है, 5 ही महीने का हमारे पास समय है, इसी में इतना समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है आपकी। आप ये देखिए आप कितने सारे नए फ्रेजेस सीखें, प्रोवाइडेड आप उस तरह से करें जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपसे। सारे नए फ्रेजेस का रेगुलर रिवीजन वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिवीजन और उनका रेगुलर इंसर्शन अपने शॉर्ट हैंड में, उनका रेगुलर यूज अपने शॉर्ट हैंड में। हमको खाली इसलिए उसको नहीं लिखना है कि हमको एक अलग से अपनी डिक्शनरी बनानी है, हमको उसमें इसलिए लिखना है सो डैट हम उसको बार बार अपने शॉर्ट हैंड में अप्लाई कर सकें और उसी से हमारी स्पीड बनेगी। ठीक है, ऐसे आपको शुरुआत में बहुत सारे स्ट्रोक्स मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे जो कई सारे फ्रेजेस को कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेज बनते हैं। ठीक है, फिर आप इस बेसिस पे जब आप पूरी अपनी नंबर 1 मैगजीन कर लोगे तब जाके आपकी बेसिक्स एक तरीके से कंप्लीट होगी, तब जाके आपकी बेसिक मैगजीन की शुरुआत होगी। अब उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट सीन करने का और अनसीन करने का। सीन आपको करना है सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, मैगजीन नंबर 2 पे नहीं जाना है, आपको मैगजीन नंबर 1 पे ही रहना है। एक बात समझिए दोस्तों और ध्यान से सोचिए, कहीं ना कहीं पूरी मैगजीन को आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया, उसका हर एक ट्रांसक्रिप्शन आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया।
दिस इम्प्लाइज कि आपकी वो मैगजीन ऑलरेडी सीन हो गई। आपको कोई नया मैटर नहीं चाहिए जिसको आप पहले पढ़ें, फिर उसको शॉर्ट हैंड में सुने और फिर उसको लिखें। वही मैगजीन नंबर 1 ही आपकी पूरी मैगजीन सीन हो गई, क्योंकि उसका हर एक ट्रांसक्रिप्शन आपने 3 से 4 बार पढ़ा है। जब सीन हो गई, फिर से आप ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 लीजिए। इस बार आपको करना यह है कि छोटा छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करिए। एक ट्रांसक्रिप्शन में 840 वर्ड होते हैं, आप 200 वर्ड में उसको डिवाइड करिए और अपनी खुद की आवाज में उसको रिकॉर्ड करिए। कितनी स्पीड पे? आपको शुरुआत करनी है 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे, 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, या फिर एटमोस्ट 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। उससे ज्यादा पे मत करिएगा, बिकॉज आप कर नहीं पाएंगे। इवन 40 में भी आप नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट में 40 वर्ड बोलने की कोशिश करिए, यानी 200 वर्ड अगर आप उठा रहे हैं तो 5 मिनट का एक डिक्टेशन खुद को दीजिए और रिकॉर्ड करिए और कोशिश करिए कि आप उसी स्पीड पे बोलें जिस स्पीड पे आप बोलना चाह रहे हैं। जब आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसको खुद सुनिए और उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई ऐसा अच्छा यूट्यूब चैनल मिल जाए जहां पे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हर सेगमेंट के वर्ड्स पर मिनट में डिक्टेशंस अवेलेबल हो, वेल एंड गुड। अगर आप मुझसे पूछे तो एक चैनल था जिससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती थी, वो था लिखो स्टेनो अकेडमी, एक यूट्यूब चैनल है। तो उससे आप मदद ले सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिक्टेशंस इस स्पीड पे अवेलेबल हैं। ओके, अदरवाइज द बेस्ट थिंग इज कि आप खुद ही रिकॉर्ड करिए। बी सेल्फ सफिशिएंट। आप खुद रिकॉर्ड करके करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ एरर कर रहे हैं। शुरुआत में जब आप सीन करोगे, ऑल्दो आपका पढ़ा हुआ है बट कुछ वर्ड्स छूटेंगे, छूटने दीजिए। जो वर्ड छूट रहे हैं उनको एनालाइज करिए, उनको फिर से देखिए जाके मैगजीन में क्या गलती थी, कौन सा वर्ड छूट रहा है, कौन सा वर्ड आपको बनाने में ज्यादा वक्त लग रहा है, अकॉर्डिंगली उसकी प्रैक्टिस करिए। दिस इज दी ओनली मेथड। याद रखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। ओके, आपको ग्राइंड करना ही पड़ेगा। फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आपको ग्राइंड करना ही पड़ेगा। 200 वर्ड से आप शुरू करेंगे। जब आप उसमें एकदम एप्ट हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक्स्ट पैसेज पे जाइए। 200 को आप 400 करिए। ओके, 400 वर्ड करिए। वही प्रोसेस पूरा फॉलो करिए जो आपने पहले किया था। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जब आप मैगजीन नंबर 1 के एंड में आएंगे तो हो सकता है आप 840 के 840 वर्ड एट वन गो, ऑल्दो वो सीन मटेरियल है बट आप उसको पूरा एक साथ लिख दे रहे हो। स्पीड आप 40-50 की रखिए, स्पीड आप उससे ज्यादा मत रखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन टाइप जरूर करिए। ठीक है, आप जो कुछ भी शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, दोस्तों याद रखिए, पढ़ना अपनी शॉर्ट हैंड को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और मैं आपको हैक बताता हूं। एक्चुअली वो हैक कहना इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, बट स्टिल वो एक तरीके का हैक ही है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं ये काम करता था, आप उसको रिवर्स में भी पढ़िए। सपोज करिए मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन पूरा कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, मैंने टाइप भी कर लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हम कितने अच्छे से अपनी स्टेनो पढ़ पा रहे हैं। देखिए होता क्या है, सपोज करिए लिखा है आई बिलोंग टू दिस प्लेस, या आई एम अ गुड बॉय, ऐसा कुछ लिखा है, तो हमको पता है आई के बाद एम ही आता है, एम के बाद ए ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसने ऑलरेडी इतनी इंग्लिश पढ़ रखी है, उसको पता होता है कि सीरीज में आगे आने वाले वर्ड होंगे क्या। बट जब आप रिवर्स पढ़ते हो तो आपको नहीं पता होता है कि इससे पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ होगा। तो उसमें आप एक्चुअली अपने स्ट्रोक को देखते हो और स्ट्रोक को एनालाइज करके फिर आप एक वर्ड फॉर्म करते हो। ओके, तब सच में उस चीज का टेस्ट होता है कि वाकई आपके स्ट्रोक्स अच्छे थे या बुरे। पहले इस दिन से ये भी ध्यान रखिए, स्ट्रोक्स को ज्यादा बड़े मत बनाइए, छोटे बनाइए। स्टार्टिंग डेज में जब तक आप अनसीन लिखना शुरू ना कर दें, तब तक आप पेंसिल का ही यूज करिए। ठीक है, स्ट्रोक्स बहुत बड़े मत बनाइए। डार्क लाइट का फर्क शुरुआत में दिक्कत करेगा आपको, बट ओवर द टाइम ये फर्क बिल्कुल ही इमटेरियल हो जाता है। ये बात जो सीख चुके हैं ऑलरेडी उनको पता होगा। स्पीड बढ़ाने में हमेशा फोकस करिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एरर्स। हमेशा याद रखिए दोस्तों, 5% से कम ही एरर आपको करनी है। इवन 5 क्यों, मैं तो ये कहूंगा आप अपने लिए 3% लिमिट मान के चलिए। 3% एरर हुई है या 4% एरर हुई है, ये तब समझ में आएगा जब आप अपने स्टेनोग्राफी का या जो आपने जो पैसेज शॉर्ट हैंड में लिखा है उसका आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस चाहे सीबीटी का हो चाहे स्टेनोग्राफी का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एनालिसिस में हमको अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं, हमको कहाँ पर मेहनत करनी है वो पता चलती है, कहाँ पर हम अभी तक गलतियां करते आ रहे थे वो सारी चीजें पता चलती हैं। ओके, तो इस प्रोसेस से आप फिर पूरे मैगजीन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो आपको 1.5 से 2 महीने का समय हो जाएगा। बट सोच के देखिए दोस्तों, जब तक सीबीटी आया तब तक आपने ये सारा काम कर लिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अपनी स्पीड बढ़ाना है, वो भी अनसीन मटेरियल में।
ओके। तो अगर आपको उसके बाद 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा तो सोच के देखिए क्या आपकी 50 से लेके 80 तक स्पीड नहीं आ सकती 2 से ढाई महीने में? बिल्कुल आ सकती है। बिकॉज तब अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफी करने का ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आ सकती है स्पीड। अनसीन कैसे शुरू करना है वो बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यही वीडियो काफी बड़ी हो गई। समराइज करते दोस्तों एक बार, गलतियां क्या नहीं करनी है वो समझिए। आपको बहुत बड़े स्ट्रोक्स नहीं बनाने हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ट्रांसक्रिप्शन स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। याद रखिए हमारा पर्पस मैगजीन पे मैगजीन खत्म करना नहीं है, हमारा पर्पस हर एक इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से एफिशिएंटली लिखना है, उसको ट्रांसक्राइब करना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइपिंग 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 को प्लीज इग्नोर मत करिए। जो कुछ भी आप शॉर्टहैंड में लिख रहे हैं वो तभी सार्थक होगा जब आप उसको टाइप करें। टाइपिंग की स्पीड अपनी कंसिडरेबल रखिए, अच्छी रखिए। आप ये मान के चलिए कि आप 40-45 वर्ड की स्पीड पे लिखोगे तब जाके आप कहीं ना कहीं ग्रेड सी के लायक बनोगे, या चलिए ग्रेड डी की भी बात कर लेते तो ग्रेड डी के लायक बनोगे। जो नए स्ट्रोक्स मिल रहे हैं उनको अलग से उनकी एक ग्लॉसरी बनाइए, उनका कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिए, और उनको अपने नए नए पैसे जब लिखे तो उसको आप उसमें इम्बाइब करिए, उसमें शामिल करिए। नहीं तो वो बने जो रहेंगे उनका कोई पर्पस नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आपने सीखा है बहुत अच्छी बात है, बट उसको हमेशा उसका रिव्यू करना इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारे मेथड्स है दोस्तों जिससे एक बिगिनर इंसान, बिगिनर इन द सेंस जिसने अभी अभी अपनी बेसिक की बुक खत्म की है, वो अप्लाई कर सकता है to gain some speed, to gain some consistency, to gain the speed in सीन पोर्शंस, इतनी कि वो अनसीन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अनसीन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, उसका एक प्रोसेस होता है वहां तक पहुंचने का, और वो प्रोसेस क्या था मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके तुरंत बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा दैट विल बी रिगार्डिंग अनसीन मटेरियल, अनसीन को कैसे प्रोसीड करते हैं और कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे अपनी मिस्टेक कम से कम रखनी है, और कैसे उतनी स्पीड ले जानी है जिसमें आप ग्रेड सी क्रैक कर सको। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो।